नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं संजय सिंह ओदिया एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में जुड़ा हूँ आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और हम जो आज स्टडी करने वाले हैं वो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनिटी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपको जितने भी वीडियोस हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी का हो, साइकोलॉजी का हो, या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के जो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर या सेकंड ईयर के जो बाकी सब्जेक्ट्स के जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो सारे के सारे वीडियोज ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको अवेलेबल हो ही जाते हैं, वहां से आप पढ़ ही लेते होंगे। तो आप आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी, वो आज इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे। इम्यूनिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट ईयर में आपके माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बाद में कंटिन्यूअसली सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक, या फिर पास आउट होने के बाद में भी ये ऐसा टॉपिक है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में जो पेपर आता है उस पेपर में सभी तरह के मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम में, चाहे वो आपका कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी का एनुअल एग्जाम्स हो, सारे के सारे एग्जाम्स में कभी ना कभी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम इस चीज जो टॉपिक है, इस टॉपिक को डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं आपको एक एक चीज, इसकी छोटी से छोटी चीज जो है उसको एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्यूनिटी देखिए होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी जो है वो हमारा डिफेंस पावर है हमारी बॉडी का। क्या कहलाता है? हमारी बॉडी का डिफेंस पावर, मतलब हमारे रोगों की जो लड़ने की कैपेबिलिटी है, हम डिजीज से कैपेबल होते हैं लड़ने के लिए, वो कैपेसिटी क्या कहलाती है? हमारी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है, या हमारा इम्यूनिटी कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी होस्ट का, होस्ट मींस आप और मैं, हम सब लोग क्या है, जो आपके बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए हम लोग क्या है, होस्ट की तरह काम करते हैं। तो एज ए होस्ट जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम एज ए होस्ट है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर पाए, उनसे हम लोग कैसे डिफेंड करते हैं, उनसे हम किस तरह से लड़ते हैं, वो पूरा पावर जो हमारी बॉडी का पावर है, उनसे लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो क्या कहलाती है? हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। तो एक सिंपल सा एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दी कि डिफेंस पावर ऑफ आवर बॉडी जो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा इम्यूनिटी कहलाता है। देखिए, यहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस क्या बनते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनिटी कितने तरह की होती है। देखिए, सिंपल से अगर मैं बात करूं तो इम्यूनिटी जो होता है वो इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है आपके यहाँ पे? इम्यूनिटी दो तरह की मैंने देखी, ए एंड बी, दो तरीके का इम्यूनिटी मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। पहला इनेट इम्यूनिटी है और जो दूसरा है आपका, वो क्या है? आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। दो तरह की इम्यूनिटी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए, मैं एक एक के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हुआ चलूंगा। यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हम लोग बाई बर्थ, जब हमारा बोर्न होते हैं तो बाई बोर्न ही हमारे को अवेलेबल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेट। इनेट इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है? जो हमारे को बाई बोर्न, बाई बर्थ हमारे को अवेलेबल होती है, दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखिए नाम से पता चल रहा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मींस दैट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, जो हम हमारी पूरी लाइफ के अंदर, जब हम लोग पैदा होने से लेके और जब तक हम मरते नहीं, तब तक जो हम लोग इम्यूनिटी एक्वायर्ड जो हम लोग रिसीव करते हैं, दैट इज कम्स इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो किसके अंदर आता है? आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये दो टाइप हो गए आपका, एक तो एक्टिव और एक तो इनेट और एक आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो मेन टाइप होते हैं आपके इम्यूनिटी के। उसके बाद में देखिए, जो इनेट इम्यूनिटी है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैंने यहाँ पे दो में क्लासिफाई किया है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड द पैसिव इम्यूनिटी। देखिए, मैं सबका एक्सप्लेनेशन करूंगा, सिर्फ मैं आपको नोमेनक्लेचर कर रहा हूं यहाँ पे कि क्या क्या होता है। देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? ऐसा इम्यूनिटी जिसके अंदर बॉडी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है, जहां पे इम्यून रेस्पॉन्स को डेवलप करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ता है, वो क्या है आपका? एक्टिव। एक्टिव का मतलब ही क्या है? जहां पे काम करना पड़े किसी पर्सन को, वो एक्टिव है, और जहां पे काम नहीं करना पड़े, वो क्या है? पैसिव है। अब ये किस कंसर्न में एक्टिव और पैसिव है? जो बॉडी को वर्क करना पड़ रहा है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, उस कंसर्न में एक्टिव और पैसिव बोला गया है। जहां पे बॉडी को वर्क करना पड़ता है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, वो एक्टिव टाइप का इम्यूनिटी कहलाती है। और जहां पे बॉडी को काम नहीं करना पड़ता, वो क्या कहलाती है? आपकी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। देखिए, आगे चल के इसको नेचुरल आर्टिफिशियल में डिवाइड किया गया है, और पैसिव को भी नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ये आपका एक क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि इम्यूनिटी दो तरह की है, इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने दो में डिवाइड किया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव दोनों को ही किसमें डिवाइड किया जाता है? नेचुरल एक्टिव और आपके आर्टिफिशियल एक्टिव। जबकि पैसिव को भी दो में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल पैसिव एंड
आर्टिफिशियल पैसिव। तो आपको नाम याद रखना है पहली चीज तो, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या होता है सबसे ज्यादा इम्यूनिटी के अंदर जो कंफ्यूजन की स्टेट आती है वो यहीं पे जाके आती है कि कौन सा एक्टिव है, पैसिव कौन सी है, एक्वायर्ड में क्या होता है, आपके नेचुरल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है पहली चीज। हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए इन्नेट इम्यूनिटी को हम लोग पहले डिटेल से स्टडी करते हैं, उसके बाद में बाकी जो आपके जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम क्या करते हैं, बाय बर्थ अटेन करते हैं, गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो क्या होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। पहली चीज इसकी ये होती है। उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म्स की बात करें हम लोग कि मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है, इन्नेट इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है। हम बाय बर्थ जब पैदा हो रहे हैं तब हमारे अंदर इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो रही है, कैसे आ रही है, उसकी बात करें तो ये 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू यहाँ पे अराइवल होता है इसका। सबसे पहले देखिए एपिथेलियल सरफेसेस के थ्रू इन्नेट इम्यूनिटी मिलती है, उसके बाद में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस के थ्रू, और थर्ड वन यहाँ पे मैंने लिखा है आपके सेलुलर फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, सेलुलर फैक्टर्स। इस तरह से करके आप इसको क्या होता है 3 तरह की इम्यूनिटी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। पहला आपका एपिथेलियल सरफेसेस की वजह से, दूसरा किसकी वजह से, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस की वजह से, और तीसरा आपका सेलुलर फैक्टर्स की वजह से। एक एक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपके क्या होता है इनमें। देखिए एपिथेलियल सरफेसेस, जो हमारी बॉडी की एपिथेलियल लेयर है वो एपिथेलियल लेयर हमारे को अब ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन के अंदर एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होगी, एक बच्चा जो है वो उसके अंदर नहीं होगी। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम्स में क्या होता है, एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एपिथेलियल लेयर से बने हुए होते हैं। तो जो एपिथेलियल सरफेस है वो हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। अब कौन कौन सा सिस्टम किस किस तरह से प्रोटेक्ट करता है उसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्किन की। एपिथेलियल सरफेसेस के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है वो स्किन का पार्ट आता है। ये हम इन्नेट के अंदर पढ़ रहे हैं, आप भूलिएगा मत। इन्नेट इम्यूनिटी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी किस तरह से काम करती है, काम कैसे करती है इम्यूनिटी जो है इन्नेट इम्यूनिटी, वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो एपिथेलियल सरफेसेस की वजह से कैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है, सबसे पहले हम बात करें स्किन। स्किन जो होती है वो देखिए हर एक पर्सन की जो स्किन होती है वो क्या करती है, स्किन जो होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है कि अगर मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सीधे आपके जो है स्किन को क्रॉस करके नहीं जा सकता। अगर स्किन के अंदर कोई कट है, कोई अब्रेजन्स बना हुआ है, इन दैट कंडीशन ही क्या हो सकता है, वो स्किन को इन्वेड करके भेद के और आपके सिस्टम्स के अंदर जा सकता है, ब्लड के अंदर जा सकता है, टिश्यूज के अंदर जा सकता है। तो स्किन एक तो इस तरह से करती है, क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह पूरे हमारे जो पूरा सिस्टम, हमारे जो हेड टू टो जो हम लोग सब किससे, स्किन से कवर्ड है। तो स्किन हमारे को इस तरह से एक तो एपिथेलियल लेयर। दूसरा क्या करता है, स्किन के थ्रू क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो जिनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो जो अपने स्वेट वगैरह होता है, जो स्वेट निकलता है, जो सीबेशियस ग्लैंड्स है जो सीबम सीक्रेट करती है, तो सीबेशियस ग्लैंड और जो आपका स्वेट होता है, जो पसीना होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, साल्ट मटेरियल ज्यादा होता है। स्वेट के अंदर साल्ट मटेरियल ज्यादा होता है। तो उन कंडीशन में क्या होता है, सीबेशियस ग्लैंड्स और जो आपका स्वेट ग्लैंड्स है वो क्या करती हैं मिलकर, क्योंकि ये भी एपिथेलियल से ही बने होते हैं, स्किन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करती है, उसको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हमारे को डिफेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो स्किन क्या करती है, एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, हम नोज के थ्रू इंस्पिरेशन करते हैं, तो जो नोस्ट्रिल्स होता है उस नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, सीलियास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो सीलियास क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस जो पार्टिकल्स के साथ में जो हम रेस्पिरेशन के साथ में जो अंदर जा रहे हैं उनको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। साथ में क्या होता है, वहां से म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है कंटिन्यूअसली। किसका सीक्रेशन होता रहता है, म्यूकस का सीक्रेशन होता रहता है। वो म्यूकस और जो आपके सीलियास है प्रेजेंट है, वो म्यूकस उसको क्या करेंगे, उसको जो डस्ट पार्टिकल है, जो कोई भी पार्टिकल है जिससे आपकी बॉडी के अंदर हार्म हो सकता है, उसको क्या कर लेंगे, उसको घोल लेंगे खुद के अंदर, और घोल के और वो सीलियास की जो है वो सीलियास के अंदर वो ट्रैप हो जाएंगे। और हम कफिंग मैकेनिज्म के थ्रू और किसी और मैकेनिज्म, जब कभी कोई चीज अटकती है तो हम उसको कफिंग करके और स्पुटम के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये इस तरह से आपके क्या करता है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी काम करता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। देखिए अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं गया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सपोज आपके किस में आ गया, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब आप माउथ के थ्रू आपने क्या कर लिया, उसको इंजेस्ट कर लिया, आपने खा लिया उसको। अब खाने की कंडीशन में क्या होगा, जो आपके गैस्ट्रिक जो पीएच होती है वो गैस्ट्रिक पीएच कैसी होती है, एसिडिक पीएच होती है। जो हमारे स्टमक की पीएच वो एसिडिक पीएच होती है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है।
जो हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो पीएच है वो पीएच क्या करेगी, उस एसिडिक पीएच में कई तरह के वो जो बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उनको मार देगी। तो ये इस तरह से हो गया। बाद में कंजक्टिवा की बात करें तो कंजक्टिवा जो है वो आपने देखा होगा कि हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, वो लैक्रिमल जो ग्लैंड्स हैं, वो लैक्रिमल ग्लैंड से क्या होता रहता है, आपके जो सिक्रेशंस होता है, टीयर्स का सिक्रेशंस होता है, उस टीयर के सिक्रेशन से क्या होता है, जो हमारी आईज है उन आईज की फ्लशिंग हो जाती है, धुल जाती है हमारे आंखें। जब हम रोते हैं या कुछ गिर जाता है डस्ट पार्टिकल तो हमारे आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और वो जो आंसू आते हैं वो क्या करते हैं, हमारी आईज को क्या करते हैं, फ्लश करते हैं। साथ में ही यहाँ पे जो टीयर्स होते हैं उन टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम होता है, और ये लाइसोजाइम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स की वजह से क्या करता है, जो आपके आईज के अंदर किसी तरह कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है तो उस बैक्टीरिया को किल करने का काम ये करते हैं। लास्ट वन अगर हम यहाँ बात करें तो आपके जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, देखिए हम बात करें जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है वहां पे पीएच जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का पीएच कैसा होता है, एसिडिक होता है। और मोस्टली फीमेल्स जो होती है उन फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जो यूरिथ्रा होता है उस यूरिथ्रा के अंदर नॉर्मल कमंसल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो नॉर्मल कमंसल्स क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं उन बैक्टीरियाज को ग्रो करने से रोकने का काम करते हैं। इसीलिए जो आपकी जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उस जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट का जो पीएच है वो कौन सा मेंटेन करा जाता है, एसिडिक पीएच मेंटेन करा जाता है। और उस एसिडिक पीएच की वजह से, एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल कर दिए जाते हैं। तो ये बात की हमने एपिथेलियल सरफेसेस की, हमारी बॉडी के कुछ एपिथेलियल सरफेसेस है जो हमारे को इम्यूनिटी किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं, और ये हमारे को बाय बर्थ मिलती है। स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कंजक्टिवा और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सारे एपिथेलियल जो सरफेसेस हैं उनके टाइप्स हैं, और इनसे हमारे को किस तरह से प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है उसकी हमने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस की। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस हमारे टिश्यू और हमारे जो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं उन टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर क्या होता है, देखिए कई तरह के जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उन सब्सटेंसेस की वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। जिसको हम लिखते आता है एक तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है और एक लाइसोजाइम्स आते हैं। जो भी मैंने बताया लाइसोजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने की कैपेसिटी इनके अंदर होती है। और दूसरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, ये भी आपके इम्यूनिटी का एक पार्ट है। इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी क्या होता है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रेजेंट होते हैं आपके टिश्यूज के अंदर, फ्लूइड के अंदर, टिश्यू फ्लूइड जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर, या फिर आपके ब्लड के अंदर, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो किसके अंदर आती है, इननेट इम्यूनिटी के अंदर कंसीडर की जाती है। उसके बाद में सेलुलर फैक्टर्स जो होते हैं, सेलुलर फैक्टर्स किस तरह से सेलुलर जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। और ये सेलुलर फैक्टर ऐसा है नहीं कि बाद में मिलेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, देखिए कि अगर इस एपिथेलियल सरफेस को कवर करके कोई बैक्टीरिया या फिर इस जो बैक्टीरियोसाइडल सब्सटेंसेस है इनको भी नहीं मानता है, और सपोज वो क्या कर देता है, कोई पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई पैथोजेनिक इन्वेजन कर दिया उसने, और वहां पे कुछ मान लो पस का फॉर्मेशन हो गया है, तो वो पस का फॉर्मेशन होना किसके अंदर आता है, सेलुलर फैक्टर के अंदर आता है। कि वहां पे जो आपके जो डब्ल्यूबीसीज हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, वो डब्ल्यूबीसीज क्या करेंगे, अगर मान लो कहीं पे आपको चोट लग गई, मैं थोड़ा और डिटेल समझाता हूं, सपोज आपको कहीं पे चोट लग जाती है, तो चोट लग गई तो क्या हो गया, आपका एपिथेलियल सरफेस जो है वो रप्चर हो गया, मतलब बैक्टीरिया इन्वेड कर सकता है। साथ में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस की वजह से वहां पे क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, पर वो जो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और जो लाइसोसोम्स है उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराई, और जो चोट लगी उसके अंदर इन्फेक्शन, जो वहां पे चोट लगी उस चोट के साथ में कोई बैक्टीरिया जो है वो अंदर चला गया। अब जब चोट लगी है तो वहां पे क्या होगा, आपने यूजुअली देखा होगा जिस जगह पे चोट लगती है वहां पे क्या होता है, हमारा जो सरफेस हो जाता है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या कारण होता है इसका वार्म होने का, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड करती है कि आपके उस जगह पे चोट लगी हुई है, तो बॉडी क्या करती है, वहां पे फ्लूइड जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, वो ब्लड सर्कुलेशन चाहता है कि उस जगह पे डब्ल्यूबीसी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, वहां पे प्रोटेक्शन का काम करेगी, वो जो भी वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको किल करने का काम करेगी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कैसे वर्क करती है, एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। तो फर्स्ट लाइन वहां पहुंचेगी और वहां पे जो बैक्टीरिया है उनको एंगल्फ कर लेती है, उनको खाने का काम करती है, और वहां पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया वो खा के बाहर तो निकाल नहीं सकती, तो पस का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर इफेक्ट, जो किसकी वजह से होता है, आपके फेगोसाइटिक सेल्स की वजह से होता है। फेगोसाइटिक सेल्स मींस ऐसी सेल्स जो क्या कर रही हैं, फेगोसाइटोसिस कर रही हैं। क्या कर रही हैं, फेगोसाइटोसिस कर रही हैं, उनको हम लोग बोलेंगे
फेगोसाइटिक सेल और फेगोसाइटोसिस मैंने बताया था, जैसे डब्ल्यूबीसी और सारी जो बाकी और जो सेल्स है जो वहां ब्लड सर्कुलेशन के साथ पहुंच रही हैं, वो क्या करेंगे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। तो इस तरह से हमारी इननेट इम्यूनिटी फंक्शन करती है बेटा जी। ओके, यहां तक आई होप सो समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं इसको। हमने इम्यूनिटी के अंदर इननेट इम्यूनिटी का जो फर्स्ट टाइप है वो बाय बर्थ जो हमारे को इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं, एपिथेलियल सरफेसेस की वजह से, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस की वजह से और सेलुलर फैक्टर्स की वजह से हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसका मैंने डिटेल से एक्सप्लेनेशन आपको किया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो वापस स्टार्ट से क्लास देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि इम्यूनिटी जो होती है उसका सेकंड टाइप होता है वो होता है आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए बहुत सिंपल है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद में अचीव की गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड मींस दैट इज रिसीव्ड आफ्टर द बर्थ, जो बर्थ के बाद में लाइफ लॉन्ग जब हम लोग सर्वाइव करते हैं उस लाइफ लॉन्ग में हम कभी भी इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए कब कब अचीव कर सकते हैं उसके आधार पे देखिए, एक जो हम लोग एक्वायर्ड करते हैं इम्यूनिटी उसके अंदर एक तो एक्टिव टाइप होता है और दूसरा होता है पैसिव टाइप। एक्टिव टाइप वो है, मैंने भी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि एक्टिव टाइप क्या होता है, जिसके अंदर बॉडी को फंक्शन करना पड़ रहा है इम्यूनिटी को डेवलप करने में, जिसमें बॉडी को पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो एक्टिव है। और जिसमें बॉडी को पार्ट नहीं करना पड़ रहा वो कौन सा है, पैसिव है। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी एक्टिव और पैसिव का डिफरेंशिएशन करने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि जो आपके एक्टिव इम्यूनिटी है उस एक्टिव इम्यूनिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द नेचुरल इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल। नेचुरल मींस जो आपको नेचुरली आप नहीं चाहते फिर भी नेचर आपको दे देती है, तो वो किस में आता है, आपके नेचुरल के अंदर आता है। बट एक्टिव है जिसके अंदर बॉडी को पार्ट करना पड़ रहा है। देखिए अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हम आपको इम्यूनिटी डिस्कशन कर रहा हूं। यहां पे देखिए, जिसमें बॉडी को पार्ट करना पड़ रहा है, बॉडी को काम करना पड़ रहा है, वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जहां पे बॉडी को काम करना पड़ रहा है वो नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल कैसे, कि सपोज किसी को इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन जो है वो होता है बॉडी के अंदर, कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया, मान लो स्मॉल पॉक्स का हो गया, या आपके सपोज आपके हेपेटाइटिस का हो गया, या चिकन पॉक्स का हो गया, मीजल्स का हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया। तो उस इन्फेक्शन के होने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्या डेवलप हो जाएगा। हम एक चीज मैं आपको यहां बताऊंगा, आपको आगे पढ़ाऊंगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब कभी भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एक थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं। और उसके अगेंस्ट में क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं। जब कभी भी कोई बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल जाता है तो उसको एंटीजन बोलते हैं, और वो एंटीजन क्या डेवलप करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज डेवलप करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या गया, बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन प्रोड्यूस हुआ। अब इंफेक्शन प्रोड्यूस हुआ तो बॉडी को कुछ काम करना पड़ेगा, और ये नेचुरली हो रहा है। कोई भी पर्सन चाहता है कि उसको इंफेक्शन हो, वो बीमार हो, स्मॉल पॉक्स उसको हो, चिकन पॉक्स उसको हो, नहीं चाहता। तो वो इंफेक्शन की वजह से उसके अंदर क्या हो गया, वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई। वो क्या कहलाती है, आपके नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद में क्योंकि यहां पे बॉडी को तो काम करना पड़ रहा है ना, इंफेक्शन हुआ तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, बॉडी के अंदर ही हो रहा है एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। दूसरा आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हम लोग क्या करते हैं कि कई तरह के वैक्सीनेशन हम करते हैं। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आपने बहुत सारे वैक्सीन पढ़े होंगे, तो वो जो वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं, छोटे बच्चे जब पैदा होता है तब से लेके और उसको 5 साल तक का, 12 साल तक का हो जाता है, तब तक उसको क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन करते हैं। वो वैक्सीनेशन जो होता है, जो हम लोग टीके लगाते हैं, जिसको हम लोग बोले टीके लगाते हैं, उन टीके लगाने से, वैक्सीनेशन करने से भी क्या होता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी है, आपके आर्टिफिशियल है। ये हमने खुद किया है, पर साथ में ही क्या हो रहा है, बॉडी को काम भी करना पड़ रहा है। बॉडी को अगर मान लो आपने जो वैक्सीन दिए, उस वैक्सीन के लगाने के बाद में भी क्या हो रहा है, बॉडी को काम तो करना पड़ रहा है ना। बॉडी को खुद को क्या करना पड़ रहा है, एंटीबॉडीज डेवलप करने पड़ रहे हैं। हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं दिए हैं, ठीक है, हमने एंटीजन ही दिया है। वहां पे कोई एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हमने वहां पे डाली है, उसके लिए क्या हो रहा है, बॉडी ने क्या बनाया है, फिर एंटीबॉडीज बाद में बनाती है। इसलिए इसको हमने क्या किसमें रखा है, एक्टिव के अंदर रखा है। तो ये दो फॉर्म है, एक्टिव के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। यहां पे नेचुरल के अंदर जो है अपने आप को इंफेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, या आर्टिफिशियल हमने कोई वैक्सीनेशन किया। देखिए जो वैक्सीन होते हैं, उन वैक्सीन का ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीन होते हैं वो वैक्सीन आपके कैसे होते हैं। 3 तरह के वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम लोग 3 तरह के वैक्सीन होते हैं वो वैक्सीन यहाँ पे यूज करते हैं। कौन कौन से, आपके लाइव वैक्सीन, लाइव जिसको लाइव एटेन्यूएटेड बोला जाता है, किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्सोइड्स। हम 3 तरह के वैक्सीन यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए इसका एग्जांपल जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे कि कौन से लाइव वैक्सीन होते हैं, कौन से आपके किल्ड वैक्सीन होते हैं, और कौन कौन से टॉक्सोइड्स
प्रेजेंट होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैक्सीन की बात हुई है तो इसलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए लाइव वैक्सीन की अगर हम बात करें, लाइव वैक्सीन, तो लाइव वैक्सीन को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे गुरुजी ने हमारे को बताया था, वो है बॉय लव द क्राइम। बॉय लव द क्राइम। देखिए एक एक वर्ड है यहां पे, BOY, लव, द और CRIME। इस तरह से करके हम इसको देखेंगे क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले बॉय लव द क्राइम के अंदर देखिए सबसे पहले जो है वो आपका बी से आपका आ गया BCG, O से आपका OPV, जो इसमें आता है साबिन। ये आपको याद रखना है, जो साबिन होता है वो कौन सा होता है, आपके लाइव वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। Y से आपका येलो फीवर आता है, ये याद रखिएगा। और लव जो है हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, लव हम यूज कर रहे हैं फॉर द लाइव वैक्सीन, ताकि याद रहे हमारे को हम किस क्या पढ़ रहे हैं, लाइव वैक्सीन पढ़ रहे हैं। BCG, OPV, येलो फीवर, उसके बाद में जो द है वो किसके लिए है, टाइफाइड के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, टाइफाइड के लिए है। उसके बाद में CRIME, देखो सी है चिकन पॉक्स के लिए, R जो है वो रूबेला के लिए, I जो है वो इन्फ्लुएंजा के लिए, M जो है वो M आपके मीजल्स और मम्स के लिए, और आपके E जो है वो E यूज होता है आपके एंसेफेलाइटिस के लिए। इस तरह से करके आपके ये है जो लाइव वैक्सीन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो आपका एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन जो आपका इम्यूनिटी है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन टाइप बताया। तो वैक्सीनेशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन से लाइव वैक्सीन और कौन कौन से किल्ड वैक्सीन और कौन कौन से टॉक्सोइड्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो लाइव वैक्सीन को याद रखने का बॉयज लव द क्राइम है, जो हमारे संज्ञा में बताया। देखिए आप भी याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं आज आपको, बॉय लव द क्राइम, ओके। BCG, OPV जिसको हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, जो साबिन आता है, येलो फीवर, लाइव वैक्सीन, ये सारे लाइव वैक्सीन को याद रखने का तरीका है। टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, R से रूबेला, I से इन्फ्लुएंजा, M से मीजल्स और मम्स हो गया, और E से इंसेफेलाइटिस हो गया। उसके बाद में ये तो हो गया आपके बॉयज लव द क्राइम इज अ लाइव वैक्सीन। उसके बाद में किल्ड वैक्सीन कौन कौन से हैं, किल्ड वैक्सीन को याद रखने का तरीका भी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। देखिए ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। किल्ड वैक्सीन को याद रखने का तरीका है, परी चोर थी दिल्ली में, परी चोर थी दिल्ली में, ये याद रखने का तरीका देखिए यहां पे क्या है, PARI, चोर थी और दिल्ली, और ये मैं जो है वो एक्स्ट्रा लगाया ताकि आपको याद रहे पूरा, तो सिनोनिमस को आप याद रख सको। देखिए कौन कौन से हैं, अगर हम परी चोर थी दिल्ली में बात करें तो पेंटावेलेंट आता है आपके, पेंटावेलेंट या फिर IPV, जो आपके हम लोग पोलियो का जो देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साल्क, जो साल्क है वो किसमें आता है, आपके किल्ड वैक्सीन के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर ए की बात करें तो हेपेटाइटिस की बात कर सकते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B। R की बात करें तो R जो होता है आपका रेबीज, आपके ये हो गया इन्फ्लुएंजा, चोर थी दिल्ली में का 3 वैक्सीन और बच गए, देखिए कोलेरा, टाइफाइड M और DPT, कोलेरा, टाइफाइड और DPT। और ये जो है ये एक्स्ट्रा है याद रखने के लिए, परी चोर थी दिल्ली में इज शॉर्ट फॉर्म टू रिमेंबराइज द किल्ड वैक्सीन। परी चोर थी दिल्ली में, पेंटावेलेंट और IPV जिसको हम लोग साल्क बोलते हैं, ए से हेपेटाइटिस A और B हो गया, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कोलेरा और टाइफाइड और DPT, ये सारे क्या है आपके किल्ड वैक्सीन है। और सिंपल सी बात है जो आपके किल्ड वैक्सीन है, उसके बाद में टॉक्सोइड्स जो हैं, उन टॉक्सोइड्स को याद रखने के लिए आपको कोई ट्रिक याद की जरूरत नहीं है। देखिए दो ही ऐसे वैक्सीन हैं जो किसमें कंसिडर किए जाते हैं, आपके किल्ड वैक्सीन के अंदर, सॉरी टॉक्सोइड के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। कौन कौन से हैं टॉक्सोइड के अंदर जो कंसिडर किए जाते हैं, एक तो आपका DT है और एक आपका TT है, टिटनस टॉक्सोइड, और डिप्थीरिया और टिटनेस का दोनों का साथ में देते हैं वो भी, और TT जो है वो किसमें कंसिडर किया जाता है, आपके टॉक्सोइड के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो इस तरह से करके आपके वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन कंसिडर किए जाते हैं। तो ये हमने बात की किसके बारे में,
एक्वायर्ड के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी की बात की। एक्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप की है और दोनों में हमने इसका डिटेल से यहाँ पे बताया कि वैक्सीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने यहां तक अच्छे से पढ़ा है तो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई डाउट नहीं होगा, किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पेसिव इम्यूनिटी की। पेसिव इम्यूनिटी अगर हम बात करें तो पेसिव इम्यूनिटी जो होती है वो पेसिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जहां पे बॉडी को किसी तरह का कोई पार्ट नहीं करना पड़ रहा, बॉडी को किसी तरह का कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं करना पड़ रहा, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, तो वो पेसिव इम्यूनिटी कहलाती है। जिस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बॉडी को किसी तरह का कोई काम नहीं करना पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका पेसिव इम्यूनिटी। अब पेसिव इम्यूनिटी भी क्या होती है, देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह की हो सकती है। नेचुरल कैसे कि जो हमारी नेचुरली जब जो बच्चा जो है बच्चे को मदर के थ्रू जो मिलती है, जो हम जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लेसेंटली आईजी जो जी होती है, आईजीजी होती है, वो क्या होती है ट्रांसप्लेसेंटली ट्रांसफर होती है। तो आईजीजी और एक होता है आईजीए, ये आपके ट्रांसप्लेसेंटली होती है और एक जो होती है मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। हमने कहा कि एंटीजन जाता है तो उसके अगेंस्ट में क्या बनता है, एंटीबॉडीज बनता है। अब अगर हम एंटीबॉडी सीधे हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, इसका मतलब इम्यूनिटी हमने क्या कर दी, वहां पे बॉडी को कोई काम नहीं करना पड़ रहा। जब एंटीबॉडीज हमने बने बनाए डाल दिए बॉडी के अंदर तो बॉडी कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यही बात है कि हम इस प्रोसेस में पेसिव इम्यूनिटी की कंडीशन में हम सीधे क्या देंगे, एंटीबॉडीज देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। ये 5 तरह के होते हैं जो मैं आपको डिटेल से कुछ क्लासेस के बाद में पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए यहाँ पे नेचुरली क्या हो रहा है, हर बच्चा जो है वो गर्भ में रहता है तो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, तो उसके प्लेसेंटा से उसकी मदर के अंदर जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, जो एंटीबॉडी होता है, वो उसके ब्लड में आ जाता है। ठीक है। दूसरा आईजीए जो है, हर बच्चा जो है उस बच्चे को मदर जो है ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस ब्रेस्ट मिल्क के साथ में क्या होता है, एक जो आपके एंटीबॉडी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन होता है आईजीए, वो ट्रांसफर होता है। तो इन दोनों मेथड में बॉडी को कुछ नहीं करना पड़ रहा, दोनों में हम लोग रेडीमेड उसको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज अवेलेबल हो रहे हैं। और यहाँ पे पेसिव के अंदर जो आर्टिफिशियल टाइप है, आर्टिफिशियल टाइप में हम लोग क्या करते हैं, सीरा या सीरम हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडीमेड जो एंटीबॉडीज होते हैं वो रेडीमेड एंटीबॉडीज यहाँ पे एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये जो है ये किसमें, जैसे आपको मैं बताऊं आपको इसमें कि जैसे अभी कोविड के लिए, कोविड जो चल रहा है उस कोविड-19 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी चल रही है। क्या चल रही है, प्लाज्मा थेरेपी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। वो प्लाज्मा थेरेपी, उस प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, जो पर्सन जिसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, किसी पर्सन के अंदर कोविड का इन्फेक्शन हो गया, उस कोविड के इन्फेक्शन हुए पर्सन की जो प्लाज्मा है, क्योंकि एंटीबॉडीज कहां प्रेजेंट होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस प्लाज्मा को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मतलब प्लाज्मा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग डायरेक्टली क्या कलेक्ट कर रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज कलेक्ट कर रहे हैं। उन एंटीबॉडीज को हम लोग किसी पेशेंट के दूसरा जो पर्सन है उस पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हमने सीरम इंट्रोड्यूस किया या आर्टिफिशियली हमने बनी हुई रेडीमेड एंटीबॉडीज जब एडमिनिस्टर करते हैं तो वो आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। तो ये डिटेल हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ किसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, जिसका हमने डिस्कशन किया यहाँ पे। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि जो मेजर पार्ट था इम्यूनिटी का उसके बारे में बताया। इनेट इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड होती है। जो इनेट होती है वो बाय बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड जो बाद में हम लोग रिसीव करते हैं। किन किन तरीके से रिसीव करते हैं उसकी बात हमने यहाँ पे की। देखिए इसके बाद में कुछ मिसलेनियस इम्यूनिटीज भी होती हैं। क्या होती हैं, कुछ मिसलेनियस इम्यूनिटीज भी होती हैं। जैसे हमने पढ़ा कि एक्वायर्ड है, इनेट है, ये दोनों इम्यूनिटीज जो हैं इनके साथ में ही कुछ और इम्यूनिटीज भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक इम्यूनिटी होता है मिक्स के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड। कंबाइंड इम्यूनिटी जो होती है उसमें क्या होता है, हमने यहाँ कहा कि एक जगह एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है, मतलब जिसके अंदर बॉडी को पार्ट करना पड़ रहा है, जिसके अंदर बॉडी को पार्ट नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ हमने इंडिविजुअली पढ़ा। कंबाइंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनिटी को मिक्स कर देते हैं। मतलब हमने क्या कर दिए, आर्टिफिशियली जो है वो हमने उसका वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी कर रखा है। एक्टिव में क्या हुआ, हमने उसका वैक्सीनेशन कर रखा है, पर वैक्सीनेशन के साथ में हमने उसको क्या कर दिया, पैसिवली इसको कोई एंटीबॉडीज में हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज इसको प्रेसिडेंट कर दिए, तो वो कंबाइंड इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, कंबाइंड इम्यूनिटी कहलाती है। हम किसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ मिसलेनियस और टाइप की बात करें। ये देखो मेन तो ही हो गए, बट इसके अलावा ये भी होता है। कंबाइंड में एक्टिव और पैसिव दोनों इम्यूनिटीज को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है आपकी कौन सी इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव को मिलाने से कंबाइंड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद में जो एक आता है आपके लोकल इम्यूनिटी। सेकंड अगर हम बात करूं मिसलेनियस के अंदर,
तो लोकल इम्यूनिटी का मतलब ये है कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो लोकली एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जैसे कोई नेजल स्प्रे है या कोई ओरली हम लोग कुछ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो माउथ के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वो नेजल स्प्रे या जो माउथ के अंदर हमने एडमिनिस्टर किया है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को इंजेक्शन होने से रोकेगा। बैक्टीरिया को क्या करेगा, माउथ में हमने उसको एडमिनिस्टर किया तो माउथ के अंदर ही बैक्टीरिया को किल कर देगा। इस तरह से अगर हमने नेजल स्प्रे किया तो नेजल स्प्रे क्या करेगा, नेजल स्प्रे अंदर उन बैक्टीरियाज को अंदर नहीं जाने देगा और उन बैक्टीरियाज को किल कर देगा। स्पेशली हम लोग इसके अंदर IgA यूज करते हैं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन का करते हैं, कौन से एंटीबॉडीज का करते हैं, IgA का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपके आता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो हर्ड इम्यूनिटी आपने सुना होगा, जब कोविड चल रहा था, कोविड चल रहा है अभी, उस टाइम पे आपने सुना होगा कि अगर 70% 60% अगर लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो गए तो क्या डेवलप हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। मतलब हर्ड इम्यूनिटी मींस ये है कि ओवरऑल कम्युनिटी की क्या हो गया, ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या हर्ड इम्यूनिटी क्या है, ओवरऑल कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी होती है पूरी कम्युनिटी के अंदर, जिस कम्युनिटी में हम लोग रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उस पूरे कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी होती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और किसी भी डिजीज के स्प्रेड से, किसी भी डिजीज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए क्या जरूरी है कि उस कम्युनिटी की हर्ड इम्यूनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हुआ आपके इम्यूनिटी के बारे में, जिसके अंदर मैंने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को क्लास समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखे, 2-3 बार देखने से, क्योंकि टर्म्स जो है वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बट अगर आप क्लास को पूरा अच्छे से ध्यान से देखेंगे, नोट्स को आप साथ में पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।